मेरा नाम जुनैद अहमद है। सिविल सर्विसेज 2018 की परीक्षा में मुझे 3rd रैंक हासिल हुआ था और मैं अभी उत्तर प्रदेश काडर में सर्व कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं बरेली जनपद में तैनात हूँ। यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग चल रही है और इसी स्कीम के लिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या है, स्टार्टिंग में जब नए बच्चे आते हैं तो उनके दिमाग में कई सारे डाउट रहते हैं इस एग्ज़ाम को लेके। तो ये जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है इसमें मैंने यही ट्राई किया है कि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। और मुझे एक चीज़ लगी थी कि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला जो फेज़ होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो व्हाट आई हैव कम अप विद कि मैंने एक प्लान बनाया है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बनाया था, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था। तो उसी को देखते हुए मैंने 1 साल का पूरा एक प्लान बनाया था किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो बेसिक डाउट्स होते हैं एक नए एस्पिरेंट के दिमाग में, वो भी मैं ट्राई करूँगा कि वो क्लियर कर सकूँ। जैसे कि बहुत लोगों को होता है कि कब किस टाइम स्टार्ट करना चाहिए, उन लोगों को ये समझ नहीं आता। और जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए और एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी चाहिए, आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जो एक पूरे प्रोसेस में आती हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ें क्लियर हो सकें। ऐसे ही न्यूज़पेपर का होता है कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स किस तरीके से कवर करने चाहिए। तो ये बेसिक डाउट्स हैं जो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली जो एक चीज़ है एग्ज़ाम के बारे में, वो आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो है यूपीएससी वो उसमें रूथलेस कंपटीशन है, ये आप सभी को पता है। अगर कुछ हार्ड फैक्ट्स की हम बात करें तो सब लोग जानते हैं कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स जो मुझे लास्ट डेटा याद है फॉर्म भरा था, एंड देन 4.5 लाख उसमें अपीयर होते हैं। देन सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम 0.001% है। तो कहीं पे भी मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत ही कम है, तो कहीं पे भी आप गलती नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ में समझाने के लिए कि स्टार्टिंग में आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से लेके चलें और आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट मैंने क्या ट्राई किया था कि जैसे क्या होता है जनरली जून में जो है बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और उसके बाद वो एक प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जुलाई से स्टार्ट करें और नेक्स्ट जून तक का 1 ईयर का प्लान रखें तो उसको किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं वो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा प्रेजेंट करने का। तो फर्स्ट जो 3 मंथ्स अगर हम देखें तो हमें मिलते हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि कोई इंसान अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहा है तो वो जनवरी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ले सकता है। बट जनरली जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनके जो पेपर्स रहते हैं वो जून के अराउंड ख़त्म होते हैं, तो जुलाई में वो अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर हम फर्स्ट देखें जुलाई में, जब आप एकदम नए आते हो तो आई विल से कि फ़र्स्ट 15 डेज़ आपको कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम को समझना है। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो बुक से ज़्यादा आप सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है यूपीएससी का और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उसको एनालाइज करें, बैठ के देखें। सिलेबस तो इनफैक्ट बाय हार्ट कर सकते हैं आप। मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखें, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसी तरीके से आप सारे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं जो मेंस के हैं और प्रीलिम्स हैं उसको भी एक आइडिया लगाएं। तो स्टार्टिंग में जो आपका टाइम है जितना ज़्यादा इस चीज़ में जाएगा उतना जल्दी आपको एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग होगी। होता क्या है कि बच्चे स्टार्टिंग में डिफरेंट बुक्स उठा लेते हैं एकदम से और आइडिया नहीं होता, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग के 15-20 दिन आप फोकस करें कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और सिलेबस के ऊपर, और वो तो आगे भी आपको रखना है बट यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक आपका आता है वो एनसीईआरटीज़ आती हैं। तो अब बच्चों को ये होता है कि एनसीईआरटीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, 6 से स्टार्ट करनी चाहिए, 9 से स्टार्ट करनी चाहिए, 11 से स्टार्ट करनी चाहिए, 12 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा मानना है आई विल सजेस्ट कि
जो आप ग्रेजुएशन जब आप करके आ रहे हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की होती है। तो आई विल से कि अगर आप 9th से भी स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटीज़ तो सफिशेंट हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, क्योंकि कभी ये होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि 6 से 12 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लीजिए। अगर एल से कि साइंस की अगर एनसीईआरटी है, सपोज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अगर इनकी पढ़ने लगेंगे आप 9th-12th की एनसीईआरटीज़ तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको करने में उसको। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ एल से कि जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं या न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वो आप पढ़िए। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो आप देखिए 11th क्लास की। ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं 2, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो 11th क्लास की एक बुक है वो आप देख सकते हैं। तो जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वो आप पढ़िए, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि 11th-12th की या 9th की एनसीईआरटीज़ करके आपको काफ़ी हो जा रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपको लगता है किसी को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है तो वो 6 से एनसीईआरटी स्टार्ट करता है, तो वहाँ से भी स्टार्ट की जा सकती है। वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस उस पर आपको रखना है अपना। और यहाँ पे एक बड़ा इशू आता है नोट्स मेकिंग का। बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर नोट्स मेकिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी बहुत क्रिस्प वे में लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं तो उसमें जितना हो सके उतना समझने का ट्राई कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। सेकंड, थर्ड रीडिंग में जब आप आते हैं उस टाइम पे आप नोट्स मेकिंग के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फोकस करिए कि जो एक ब्रॉड आइडिया, बेसिक कंसेप्ट वो आप डेवलप कर सकें। तो एनसीईआरटीज़ 9th से 12th तक की आई सजेस्ट, और ये जो है एटलीस्ट इन 3 महीने में 2 रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए इसकी एनसीईआरटीज़ की। उसी के साथ साथ आपका ऑप्शनल आता है। अब बहुत लोगों को ऑप्शनल में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करना है। तो अभी आई सजेस्ट कि जब आप इस वाले फेज़ में स्टार्टिंग के 3 मंथ में, तो ऑप्शनल को मत डिसाइड करिए कि आप कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं। आप जीएस पे फोकस करिए अपने 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जितना भी आपको देना है। और यहाँ पे देखिए कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो आई विल सजेस्ट कि ऑप्शनल सिलेक्शन एकदम स्टार्टिंग में मत करिए। थोड़ा सा जीएस की अंडरस्टैंडिंग लेके कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, उसके बाद फिर आप ऑप्शनल पे जा सकते हैं। और फिर भी अगर आपका ऑप्शनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको 2-3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि मेनली ऑप्शनल सिलेक्शन जो है वो टोटल आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड रहता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ के जीएस की अंडरस्टैंडिंग लेके भी ऑप्शनल नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो द ओनली वे इज़ कि 1-2 ऑप्शनल जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करिए, एंड देन उनके पेपर्स देखिए, उनकी बुक्स देखिए, और उसमें देखिए कि आप किस तरीके से उसमें कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल बहुत डिसाइडिंग हो जाता है एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए। तो ऑप्शनल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 अटेम्प्ट के बाद लोग ऑप्शनल चेंज करते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप ऑप्शनल अच्छे से सेलेक्ट कर रहे हैं अपना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो ये जो ऑप्शनल का है ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी जीएस की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। और इस वाले फेज़ में ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको देख सकते हैं कि आप पे कितना हेल्पफुल रहेगा। इस वाले फेज़ में आप न्यूज़पेपर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बिगिनिंग फेज़ में आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो न्यूज़पेपर समझने में, करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो इस फेज़ में आप न्यूज़पेपर को अवॉइड कर लें, क्योंकि इस फेज़ में आप बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बना रहे हैं, उसको जितनी जल्दी बनाएंगे उतना हेल्पफुल होगा। तो ये 3 महीने इन चीज़ों में आप अगर निकालेंगे तो आपका बेस जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला फेज़। यहाँ पे आपका क्या है कि आपका एक जीएस की रीडिंग हो चुकी है, एनसीईआरटीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, रेफरेंस बुक्स। जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। तो मार्केट में सारी रेफरेंस बुक्स हैं, वो जनरल जो भी हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत लोग प्रेफर करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं। तो ये रेफरेंस बुक्स एनसीईआरटीज़ के बाद आप कर सकते हैं।
तो इस वाले फेज़ में ये सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। 3 महीने में सफिशेंट टाइम होता है ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए। यहाँ वाले फेज़ में आपकी सेकेंड रीडिंग आती है। सब्जेक्ट्स का क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत लेमन के टर्म्स में होती है। जब आप सेकंड थर्ड रीडिंग में जाते हैं, इस फेज़ में आते हैं, तो आप पिक्चर को बहुत एक हॉलिस्टिक वे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड रीडिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स की और रेफरेंस बुक्स की आनी चाहिए। ऑप्शनल जो है दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इस फेज़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शनल सिलेक्शन जब आता है तो मे बी अगस्त सितंबर, जब तक भी आप टाइम लेते हैं ऑप्शनल सिलेक्शन में, तो किसी भी ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे एक बार तो एटलीस्ट आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेक्शन के बाद, क्योंकि अगर यहाँ तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो दिसंबर तक ट्राई करें कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो रहना चाहिए। ये 3-3 महीने के जो फेजेस मैं बना रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने तो एक ईयर का प्लान लिया है जो स्टार्ट होता है जुलाई से और एंड होगा जून पे। जनरली प्रीलिम्स भी जून में ही होता है। तो और यहाँ पे आई विल से कि यहाँ पे आप न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि इस फेज़ में अगर आप न्यूज़पेपर को स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो इस फेज़ की अंडरस्टैंडिंग है जीएस की और बाकी एग्ज़ाम की, वो हेल्प करेगा आपको न्यूज़पेपर को समझने में। यहाँ वाला टाइम अगर आप न्यूज़पेपर को ज़्यादा देंगे तो आपका जो बेसिक जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो आई विल सजेस्ट कि इस वाले फेज़ में आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करें और मैक्सिमम आप न्यूज़पेपर को 1 घंटे से 1 या 1.5 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देना है न्यूज़पेपर को। और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, वो पूरा एक डिटेल में टॉपिक है और मैं आगे भी वीडियोस लूँगा, मैं आगे भी चीज़ें करूँगा। तो उसमें एक डिफरेंट पूरा एक लेक्चर हम लोग ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर का स्टार्ट कर सकते हैं और यहीं पे आपको नोट्स मेकिंग पे भी अपना थोड़ा फोकस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपकी थर्ड रीडिंग फोर्थ रीडिंग यहाँ पे आ जाती है इस वाले फेज़ में, उसके बाद आपकी जो नोट्स मेकिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। NCERTs के तो आई सजेस्ट कि आप उतने ज़्यादा नोट्स पे फोकस नहीं करें जितना करंट के इश्यूज़ होते हैं और बाकी जो जैसे हिस्ट्री है तो उसमें बुक्स में तो आपको एक पूरी स्टोरी की तरह चीज़ें समझाई जा सकती हैं, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से किस तरीके से उसको नोट्स में बनाना है ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको याद रह सके, वो आपको देखना है। तो इस फेज़ में नोट्स मेकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये 2 फेज़ में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है एग्ज़ाम की वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। अब अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च ये थर्ड वाले फेज़ पे आए, तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि आपके ऑप्शनल की रीडिंग, आपके जीएस की रीडिंग, आपका न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ गई हैं प्रिपरेशन में। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है। तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि एक और पार्ट होता है सिविल्स में एथिक्स का। होता क्या है, एथिक्स थोड़ा डिफरेंट है। जीएस की प्रिपरेशन, जीएस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस वाले फेज़ को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप इस फेज़ में एथिक्स को पढ़ेंगे तो उसको उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एथिक्स को स्टार्ट करते हैं या एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इस चीज़ से उसको रिलेट कर पाएंगे। और एथिक्स के लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एथिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए।
आई विल से कि एथिक्स में आप देखिए सिलेबस में जो डेफिनेशन टर्म्स हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको नेट से कहीं पे भी मिल सकती है। बाकी सारा जो एथिक्स है वो प्रैक्टिकल पार्ट है कि आप उस चीज़ को कैसे रिलेट करते हैं अपने लाइफ से, अपनी चीज़ों से। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, आप जीएस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उसको एथिक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एथिक्स के लिए आई सजेस्ट कि कोई सेपरेट एक डिफरेंट स्टडी या डिफरेंट एक वो नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपने माइंड को ओपन रखना है कि किस चीज़ को एथिक्स के कौन से पार्ट से रिलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप एथिक्स की चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आती है ऐसे। ऐसे का भी वही कॉन्सेप्ट है कि ऐसे के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो कंटेंट चाहिए आपके पास, दूसरा आपको चाहिए ऐसे को प्रेजेंट करना, कैसे प्रेजेंटेशन। तो कंटेंट जब तक आपके पास नहीं है तब तक ऐसे आप प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे इस फेज तक आपके पास अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐसे में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ऐसे का भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग रखेंगे कि ऐसे को किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन की जा सकती है। क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सिविल जो एग्ज़ाम है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा दूसरे लोगों से। तो उसके लिए आपको ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकते हैं एग्जामिनर को। तो वो किस तरीके से की जा सकती हैं, किस तरीके से हो सकता है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। एक और तीसरी चीज़ क्या आती है, वो आंसर राइटिंग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि अभी हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, पहले प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस के करें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप राइटिंग में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो प्रीलिम्स के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएँ। तो अगर आप बहुत रेगुलरली भी नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी राइटिंग को। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा सकते हैं सिविल सर्विसेज के, उसके क्वेश्चंस कुछ लिख सकते हैं। वीकेंड्स पे आप ऐसे लिख सकते हैं, या दिन में 2-1 क्वेश्चन जो भी आपको लिखने हो। तो वो एक हैबिट डेवलप होगी आंसर राइटिंग की, जो आपको आगे हेल्प करेगी। तो जब प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस लिखना है तो उस टाइम पे आप रेगुलर राइटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर हैबिट डेवलप नहीं हुई तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ भी उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी ना यहाँ पे, वो है ग्रुप स्टडी। होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इस फेज़ में मेरे लिए, मुझे तो इम्पॉर्टेंट लगता था कि एक सेम माइंडेड पीपल अगर हैं और अच्छा ग्रुप है, तो सपोज़ मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह में, तो 2-3 चीज़ें जो आर्टिकल्स जो मुझे अच्छे लगे वो मैं डिस्कस कर लेता था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज़ मैंने आंसर राइटिंग करी यहाँ पे, तो मेरा 2-3 लोगों का ग्रुप था, तो मैंने कुछ लिखा, दूसरे ने कुछ लिखा, हम लोग शेयर कर लेते थे। तो ये ग्रुप वर्क जो है ये इस फेज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैं इस जगह पे इसीलिए मैंने ये ग्रुप स्टडी का नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1 साल होता है, आई फील अगर आपने उसको अच्छे से दे दिया तो आराम से आगे चीज़ें आप बिल्ड ऑन कर सकते हो, करंट अफेयर्स या बाकी सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कहीं पे भी लैक किया तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस वाले फेज़ में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो होता है करंट अफेयर्स। मैं करंट अफेयर्स को भी इस वाले फेज़ में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप उस चीज़ को लेंगे करंट अफेयर्स को, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है करंट अफेयर्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिविल सर्विसेज में। प्रीलिम्स में आप देखें कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, और तो आपको 1 साल के अराउंड तक कवर करना रहता है। बट वही चीज़ अगेन एक आती है कि जब तक आपका बेसिक्स पूरा अच्छे से नहीं है तब तक आप करंट अफेयर्स पे बिल्ड ऑन नहीं कर सकते हैं। तो
तो करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग एक अलग से लेक्चर लेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर किया जाए या कौन सी चीज़ें पढ़ी जाएं। बट बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वही है कि करंट अफेयर्स के लिए एक पर्टिकुलर मैगज़ीन आप ले सकते हैं। तो न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन सफिशेंट हो जाती है करंट अफेयर्स के लिए। तो ये चीज़ इस फेज़ के लिए आ जाती है। और ये तीनों फेज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं वही चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि रिसोर्सेज जो हैं आप उसको जितना कंसाइज करेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा। मार्केट में इधर उधर आपको बहुत सारे जो है कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी बुकलेट्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी। आप जितना अपने आप को कंसाइज करेंगे उतना हेल्पफुल होगा। आप एक बुक पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज करें, तभी वो रिटेन रह पाएगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स का है, आपके पास मल्टीपल जो है वो बुकलेट्स होंगी, मल्टीपल मैगजीन्स होंगी, लेकिन अगर आप एक एक रीडिंग सबको देने लगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो एक लीजिए, कोई सी भी मैगजीन लेनी है, इक्वली गुड हैं सारी मैगजीन्स, और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये थर्ड फेज़ का मैंने बनाया था। ये सारी चीज़ें मेरे जो मैंने 4-5 साल प्रिपरेशन किया उसमें मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे इशू आते हैं और कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, उसको मैंने कंसिडर करके कि जो नया बच्चा आ रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से ये चीज़ बनाई है। बाकी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से देखने के लिए। एक लास्ट फेज़ जो आ जाता है अप्रैल, मई, जून, ये वाली साइकिल। तो यहाँ पे देखिए, ये आप उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक एक बार, दो दो बार नहीं तो कवर हो चुकी हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा प्रीलिम्स स्पेसिफिक कर दें, क्योंकि 2 महीने एटलीस्ट चाहिए होते हैं उस मोड में आने के लिए जो एग्ज़ाम जो है वो डिमांड करता है। तो जो अप्रैल मई जून का टाइम है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सपोज़ आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो एक पूरे हॉलिस्टिक वे में पढ़ी है, प्रीलिम्स में सारी चीज़ों को लेके। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरीके से आपको फैक्ट्स कंसिडर करने हैं उस चीज़ को लेके। एक और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फेज़ में आ जाती है वो टेस्ट सीरीज़ आ जाती है। मुझे लगता है कि ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि आपका जितना भी हुआ है, आपका रिवीजन, उसको आप कितना अच्छे से किया है वो जज तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ आपको एक पूरा एटमॉस्फेयर देती है एग्ज़ाम का कि आप को सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ से आपको आती हैं। तो ऑब्जेक्टिव चीज़ें एग्ज़ाम में, लॉजिकल रीजनिंग और एग्ज़ाम को कैसे देखना है वहाँ पे, वो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस सारे पर्सपेक्टिव में। और एक जो थर्ड चीज़ है वो है रिवीजन। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपने जो पढ़ रखा है वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ासकर इस टाइम पे, क्योंकि इस वक्त प्रीलिम्स बहुत करीब होता है और उस टाइम पे आपको फैक्ट्स, सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक लास्ट चीज़ जो है वो करंट अफेयर्स है। होता क्या है कि एक साल का करंट अफेयर्स अराउंड लोग कवर करते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे एंड तक भी आपको करंट अफेयर्स चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि सपोज़ अगर जून में एग्ज़ाम है तो मई का भी करंट अफेयर्स में कुछ इवेंट हुआ है तो वो पूछा जा सकता है। तो इस जगह पे आपको मेनली अपनी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में रेडी करना है प्रीलिम्स के लिए, वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, रिवीजन के थ्रू, करंट अफेयर्स के थ्रू। तो ये एक बेसिक लेआउट है। और ये जैसे हमारी फर्स्ट वीडियो, तो मैंने ट्राई किया कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एक नया बच्चा है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने आया उसके लिए ये चीज़ दे सकते हैं। तो ये मेनली ये वीडियो इसी के लिए था। और बाकी तो हम लोग जैसे भी चीज़ें होंगी, जैसे भी टॉपिक आएगा उसके हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। और बाकी आप लोगों को भी अगर लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप लोगों को हेल्प चाहिए या वीडियो चाहते हैं कि हम लोग बनाएं, तो आप उसको कमेंट्स में या
किसी के थ्रू हम तक ये पहुंचा सकते हैं तो हम उसी के हिसाब से अपनी वीडियो बना लेंगे। और बाकी तो सिविल सर्विस के लिए एक चीज़ याद रखिए कि जैसे एक जंगल का रूल होता है कि हंट और गेट हंटेड, जैसे शिकार करो या शिकार हो जाओ, वैसे ही सिविल सर्विसेज का भी सेम रूल है कि थोड़ा सा भी एरर का मार्जिन नहीं है। आपको अपना 100% देना होगा और आप जब अपना 100% देंगे तभी ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हो। सो माई विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट।